वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 11 इकोनॉमिक्स की, और वो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ जिनके पास है व्यष्टि अर्थशास्त्र। और इसमें आज हम करने वाले हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, लागत, कॉस्ट। तो लागत क्या होती है, उसके कौन कौन से फॉर्मूले हैं और उनमें कौन कौन से हम डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे इस वीडियो में। इसको बिल्कुल भी स्किप करके मत चलना, क्योंकि यहाँ पॉइंट टू पॉइंट आपको हमेशा नई चीज मिलने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, लागत, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉस्ट। ठीक है, तो लागत की डेफिनेशन क्या है, हमने यहाँ पे ऊपर लागत लिखा है, यहाँ पे कॉस्ट लिखा है, ताकि आपको दोनों चीजों को अच्छे से समझ आए। ये राशि जो किसी उत्पाद को बनाने या सेवा प्रदान करने के लिए खर्च की जाती है, इसे समझने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की चीजों को जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारा जो है लागत की डेफिनेशन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के अकॉर्डिंगली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ दो तरीके की लागत का खर्चा होता है, मतलब लागत मतलब खर्चा ही हो गया। तो दो तरीके की लागत अभी हमने पढ़नी है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट या सुपरस्ट कॉस्ट हिंदी में, और अप्रत्यक्ष या इम्प्लिसिट लागत। ठीक है, दोनों ही लागतों के प्रकार हैं जो किसी व्यवसाय या उद्यम को गतिविधियों में खर्च करने के लिए मिलती हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है सुपरस्ट लागत, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। यह वह लागत होती है जिसे किसी व्यवसाय को वास्तविक रूप से भुगतान करना पड़ता है, मतलब जब पैसा देना पड़े, खर्च करना पड़े। ये खर्च बाहरी लेन देन से संबंधित होते हैं, जैसे कि श्रमिकों को वेतन देना, मतलब हमने कुछ लोगों को अपने यहाँ पे रखा है जॉब पर और उसे हम पैसा दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं, तो वहां पर कच्चे माल की खरीद के लिए किराया, बिजली का बिल और अन्य खर्च। सुपरस्ट लागत को हम आसानी से माप सकते हैं, हमें पता होता है हमने पैसा कहां कहां पर खर्च किया है, जैसे वेतन और बोनस, कच्चा माल, उपकरण की मरम्मत, किराया, विज्ञापन खर्च इत्यादि इत्यादि। ये सब जो है सुपरस्ट लागतों में आता है। तो नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास में अप्रत्यक्ष कॉस्ट, या फिर हम इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष लागत। यह वह लागत होती है जो सीधे तौर पर पैसे में दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी यह व्यवसाय के लिए जरूरी होती है। यह वह अवसर की लागत है जो व्यवसाय में किसी अन्य विकल्प को चुनने के कारण की जाती है। ठीक है, यह उन खर्चों से संबंधित होती है जो समय, ये यहां पे इसको नोट कर लेना, जो समय, संसाधन या विकल्पों के रूप में होती है। ठीक है, लेकिन इसका कोई वास्तविक भुगतान नहीं किया जाता। जैसे अगर आप अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो आप अपने आप को तो सैलरी नहीं देंगे, आपने अपनी ही जमीन पर दुकान खोली है तो आप अपने जमीन को तो किराया नहीं देंगे, लेकिन हम उसका जो है एक नोट करके रखते हैं कि भाई अगर मैंने ये किराया पे दिया होता तो मुझे इतना किराया मिलता, अगर मैंने कहीं जॉब करी होती तो मुझे इतना पैसा मिलता। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष लागत। क्लियर। इसके बाद आते हैं हमारे पास में कुछ सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने पढ़नी है, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली समझते हुए चलना, छोड़ना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप मत करके जाना। क्लियर। तो सबसे पहले आता है हमारे पास कुल लागत, वह लागत जो किसी निश्चित मात्रा के उत्पादन के लिए खर्च की जाती है। इसमें दो चीजों को इंक्लूड करते हैं, टीएफसी और टीवीसी। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, टीएफसी क्या होता है और टीवीसी क्या होता है, इन सबको अभी हम पढ़ने वाले हैं एक के साथ एक। अभी आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके जा सकते हो। ठीक है, सबसे पहली बात फिक्स्ड लागत, मतलब इसको हम कहते हैं स्थिर लागत भी बोलते हैं, लेकिन क्योंकि हमें स्थिर लागत नहीं याद रहती है तो हम टीएफसी कहते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कुल स्थिर लागत। यह वह लागत होती है जो उत्पादन की मात्रा को बढ़ने या घटने के बावजूद स्थिर रहती है, मतलब इसमें कहीं पर कोई भी चेंज नहीं आता। जैसे कि मशीनरी का किराया, या फिर कमरे, मतलब जो भी हमने जमीन ले रखी है उसका किराया। ठीक है, जमीन का किराया। क्लियर। वो जब चेंज नहीं होता तब तक टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पे भी कोई असर नहीं आता है। सपोज कि हमने 11 महीने के लिए कोई फैक्ट्री को किराए पे लिया, ठीक है, मैंने जमीन ली किराए पे 100 रुपए महीना, तो अगर चाहे मैं इस पे 0 प्रोडक्शन करूं चाहे 10 प्रोडक्शन करूं, तो मेरा एक निश्चित समय तक, मैं फिर बोल रहा हूं, निश्चित समय तक ये फिक्स्ड कॉस्ट बिल्कुल सेम रहती है।
ठीक है, तो इसको समझने के लिए क्या है कि अगर हमारा आउटपुट जीरो है, हम कुछ भी नहीं आउटपुट कर रहे, कुछ बिल्कुल जीरो उत्पादन कर रहे हैं, तब भी हमारी टीएफसी कुछ रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने मशीन को भी दिया है और जमीन को भी पैसा दिया है, तो वो जो पैसा है वो आउटपुट होने से पहले दिया जाता है। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? मतलब अगर हम मशीन खरीद के लेकर आ रहे हैं या हम जिस जमीन पर अपना कारोबार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर जो पैसा मेरा लगा वो कहलाएगा हमारा स्थिर लागत। और ये स्थिर लागत बिना कुछ आउटपुट करे, मतलब बिना कुछ चीज उत्पादित करे भी हमें देना ही पड़ता है। और उसके बाद जैसे जैसे चाहे उत्पादन बढ़ता जाए, लेकिन हमारा फिक्स्ड कॉस्ट मतलब हमारी स्थिर लागतें वहीं रहती है, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये वाला इसका डायग्राम है, ये इसका टेबुलेशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको हम आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में परिवर्तनशील लागत या परिवर्तनीय लागत। इसका क्या मतलब होता है कि ये उत्पादन की मात्रा के साथ साथ, उत्पादन की मात्रा के साथ बदलता है। ठीक है, ये उत्पादन की मात्रा के साथ बदलता रहता है। क्लियर? इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जैसे हमारा फिक्स कॉस्ट था वो चेंज होता था, ऐसा नहीं है, ये बदलेगा। क्यों बदलेगा उसका बता देता हूं। अब हमने यहां पर जो टेबल लिखा हुआ है, यहां पर हमने जीरो प्रोडक्शन नहीं लिया, क्योंकि ये जब जीरो है, हमने कुछ वेरिएबल कॉस्ट दिया ही नहीं, जब हमने कुछ चीज उत्पादित ही नहीं करी, तो फिर हम उसके रॉ मटेरियल पर या लेबर पर क्यों खर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसका जो उदाहरण है वो क्या है? कच्चे माल पे खर्चा, श्रमिकों की मजदूरी पर खर्चा। ठीक है, तो मेन है कच्चा माल, रॉ मटेरियल और लेबर को जो हमने पैसा दिया। तो सपोज हमने एक आउटपुट लेकर आए, तो हमारा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट था, मतलब कुल परिवर्ती लागत 10 हुआ। एक हम इमेजिनरी लेकर चल रहे हैं, पक्का नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको यही वाला टेबल लेकर चलना है। 2 लेकर आए तो हमने पैसा दिया 18, मतलब यहां पे 2 यूनिट लेकर आए तो हमारा कच्चा माल भी बढ़ेगा, लेबर भी बढ़ेगी, तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी। 3 लेकर आएंगे तब भी हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। 4 लाएंगे तो कॉस्ट जो है वो हमारी इंक्रीज होती जाएंगी। ठीक है, तो आपने इसको नोट करके चलना है। अब इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि हमने यहाँ पर ये सारा कुछ लिखा और ये डायग्राम ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जो हमारा डायग्राम है वो कुछ ऐसे बनेगा टीवीसी का। ठीक है, आप इसको प्लॉट करोगे तब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारे पास में जो इसका टॉपिक आता है वो आता है कुल लागत। कौन सा? कुल लागत। अब कुल लागत कैसे बनती है? कुल लागत मतलब हमारा खर्चा कितना हुआ। तो टीसी का वैल्यू आता है टीएफसी प्लस टीवीसी। कैसे? टीएफसी प्लस टीवीसी। तो हमने 0 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हमारा आउटपुट है। क्लियर? यहां पे हम लिखते हैं टीएफसी, जो कि हमेशा क्या रहेगी? स्थिर रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ आ रहा है? इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। फिर हम लिखते हैं टीवीसी, जो कि आउटपुट के इंक्रीज होने के बाद साथ साथ बढ़ती भी है। तो 0 पर ये 0 रहेगी, 1 पर हमने चला लेकर कि ये 10 हो गया। ठीक है, 1 पर ये 10 है, 2 पर 18, क्योंकि आउटपुट बढ़ रहा है तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो हमारा कच्चा माल है वो भी बढ़ेगा। क्लियर? और हमारा श्रमिक पर जो खर्चा हो रहा है वो भी बढ़ेगा। क्लियर है? तो 10 18 24 28 32 38 46 और 62, ये आपको एज इट इज याद करना है। इसमें कुछ भी आप इधर से उधर अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हमारा टेबुलेशन खराब हो जाएगा, हमारा डायग्राम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करा? 10 18 24 28 32 38 46 62, आपने इसको एज इट इज याद करना है। अब हमारे पास आता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा। 10 + 0 10, फिर 10 + 10 20, 28 34 38 42 48 56 और 72। अब सर ये कैसे निकला? तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी, इधर इन दोनों को प्लस किया तो ये आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे ये आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा। तो ऐसे ही हमने इसको सबको प्लस करके रखा है और ये इनका डायग्राम बना। ठीक है, तो मैं एक बारी और आपको डायग्राम अच्छे से बनाकर दिखा देता हूं इन तीनों का, जहां पर हम कंबाइंड डायग्राम बनाएंगे
टीसी इक्वल्स टू होता है टीवीसी प्लस टीएफसी। ठीक है, तो अगर हम टीएफसी का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, पहले टीएफसी का डायग्राम क्या रहता है, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा इसके पैरेलल रहेगा, तो ये आ गया आपका टीएफसी का डायग्राम। टीवीसी का डायग्राम जो होता है वो कैसे रहता है, वो आपको जीरो से शुरू करना है। कहां से करना है, जीरो से, यहां से ऐसे लेके जाओ और ऊपर टीवीसी। ठीक है, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, ये वाली जो है ना, ये वाली जो लाइन है यहां पर देखो, ये हुआ कि लागत क्या हो रही है, बढ़ रही है बढ़ती दर से, और यहाँ घटती दर से बढ़ रही है और ऊपर बढ़ती दर से बढ़ रही है। ठीक है, और ये इसके बाद आएगा हमारा टीसी इक्वल्स टू टीवीसी प्लस टीएफसी। तो हमारा जो फिक्स कॉस्ट था वो 10 था, और जो हमारी वेरिएबल मतलब टोटल कॉस्ट चल रही है वो भी हमारी यहां से चल रही है। ठीक है, देखो क्यों, क्योंकि जीरो आउटपुट पर टीसी इक्वल्स टू टीएफसी है, टीसी और टीएफसी दोनों बराबर हैं, दोनों ही बराबर हैं, इसलिए हम इसमें इसको भी इसी तरीके से यहां से स्टार्ट करेंगे। जबकि टीवीसी स्टार्ट होता है जीरो से, तो वो ऐसे जाकर ये टीवीसी हो गया और टीएफसी जाएगा ऐसे, क्लियर, और सॉरी टीसी जाएगा इस तरीके से, और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बिल्कुल सेम वही रहेगा जो जीरो से हमारा टीएफसी का रहता है। क्यों रहेगा, क्योंकि यहां पर आप देखोगे 10 और 20 किसका गैप है, टीएफसी का। 28 और 18 कितने का गैप है, 10 का, टीएफसी का। इधर 34 है, इधर 24 है, किसका गैप है, टीएफसी का। तो इसलिए यहां पर भी अगर आप चेक कर पा रहे होगे तो इसमें क्या हो रहा है कि जितना हमने यहाँ पे गैप दिया है 10-10 का, उतना ही गैप इन दोनों की बीच का रखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा ये वाला जो डायग्राम है वो गलत माना जाएगा। क्लियर, समझ आ गया होगा यहां तक। एक बारी हम पीछे से दोबारा से देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें टीवीसी में यहां पर दो स्टेजेस को समझना जरूरी है। पहला क्या कि इधर आप देख रहे होगे कि लागत बढ़ रही है, कितना, 10 और 18 घटती दर से। तो फर्स्ट स्टेज में मतलब इसकी जो पहली अवस्था है, टीवीसी की जो पहली अवस्था है, मैं दोबारा से टीवीसी पर आ गया, तो यहां पर टीवीसी में क्या हो रहा है कि फर्स्ट स्टेज स्टेज 1, या इसको हम कह सकते हैं इसकी पहली अवस्था। तो पहली अवस्था में टीवीसी बढ़ रहा है, ठीक है, घटती दर से, घटती दर से। ठीक है, और इसकी फिर दूसरी स्टेज है, सेकंड स्टेज, जिसको हम बोलते हैं दूसरी अवस्था। ठीक है, और वो दूसरी अवस्था में क्या है कि टीवीसी बढ़ता है, बढ़ रहा है बढ़ती दर से। कैसे, बढ़ती दर से। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं एक बारी और इसका टेबुलेशन लिख देता हूं। यूनिट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और टीवीसी की वैल्यू हमने लिख दी डैश 10, 18, 24, 28, 32, 38, 46 और 62। बेटा इसको याद कर लेना, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन एक बारी अगर आप याद कर लोगे तो आपको एज इट इज टेबल बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ आप देखो कितने का गैप है, 8 का, यहाँ कितने का गैप है, 6, यहाँ कितने का, 4, यहाँ 4, फिर 6, 8 और 16। तो ये जो पहली अवस्था यहाँ तक रही, इसमें क्या हुआ, टीवीसी बढ़ रहा है, लेकिन कैसे, घटती दर से। और यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कैसे, बढ़ती दर से। तो ये दो स्टेजेस को आपको ध्यान रख के काम करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ टीसी और टीवीसी में एक और चीज, इन तीनों के रिलेशन में एक और चीज आपको समझना जरूरी है कि टीसी इक्वल्स टू टीएफसी होता है, कब होगा, होता है कब, एट जीरो लेवल, एट जीरो लेवल, मतलब शून्य उत्पादन पर, शून्य उत्पादन पर टीसी इक्वल्स टू टीएफसी होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रख के चलना है। और टीसी कैसे निकलेगा, टीएफसी प्लस टीवीसी। टीवीसी कैसे निकलेगा, टीसी माइनस टीएफसी। और टीएफसी कैसे निकलेगा, टीसी माइनस टीवीसी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बस एक बारी पढ़ने की देर है, समझने की देर है,
और बहुत ही जल्दी से ये आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एसी वाले चैप्टर में। एसी मतलब होता है औसत लागत, जिसको हम कुल लागत से डिवाइड करके निकालते हैं। ठीक है, अभी हम इसको भी पढ़ेंगे अच्छे से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एएफसी। एएफसी कैसे निकलता है? टीएफसी डिवाइडेड बाय यूनिट्स। कैसे? टीएफसी डिवाइडेड बाय यूनिट्स। तो हमने देखो यहाँ पे टीएफसी की वैल्यू लिखी हुई है, हम यहाँ एएफसी लिख देंगे। 0 से गया डैश, 1 से 10, 5, 3.3, 2.5, और अगर हम इसको और ज्यादा ले दे 2, मतलब सॉरी 2 कह रहा हूं मैं, यहाँ पे 10, 10, 10, 5, 6, 7, तो यहाँ पर 2, 1.7 और 1.4 समथिंग आएगा। तो एएफसी क्या हो रहा है? एएफसी का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो हमारा जो एएफसी है वो गिरेगा। ठीक है, एएफसी गिरेगा। क्लियर? लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान में रखना है, एएफसी कभी भी शून्य नहीं होता, कभी भी शून्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि टीएफसी कभी शून्य नहीं होता। जब हमारा टीएफसी कभी 0 नहीं होता तो एएफसी भी कैसे 0 हो जाएगा? तो ये हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है। ठीक है, कैसे आएगा? ऊपर से ये नीचे की ओर आएगा, लेकिन कभी भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, यहां पर इसको नहीं छुएगा, बिकॉज कि टीएफसी कभी भी शून्य नहीं होता। क्लियर? इसके बाद है हमारा एबीसी। एबीसी कैसे निकलता है? टीवीसी डिवाइडेड बाय यूनिट्स। तो टीवीसी को अगर हम डिवाइड कर देंगे यूनिट्स के साथ तो हमारे को एबीसी मिल जाएगा। डैश डिवाइड यहाँ पे 10, 9, 8, 10, 18, 24, 28, ये आ गया 7, और यहाँ पर आना चाहिए था 32 और इधर आएगा 38, ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो यहाँ हो गया 6.4 और ये 6.3। तो एबीसी कैसे निकल रहा है? टीवीसी को अगर हम यूनिट्स के साथ डिवाइड कर दे, आउटपुट के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे को एबीसी मिल जाएगा। और एबीसी का जो आकार होता है वो यू शेप में होता है। एबीसी जो है, एबीसी यू शेप में, यू आकार में होता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? यू आकार में होता है। क्लियर है? जबकि एएफसी जो है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, इसमें आकार इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है। लेकिन आप सिर्फ इसको ये मान के चलो, ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, कभी भी शून्य नहीं होता, क्योंकि टीएफसी कभी शून्य नहीं होता है। जबकि एबीसी क्या होगा? वो टीवीसी को डिवाइडेड करके निकालेंगे और इसका आकार यू शेप का बनेगा। क्लियर? इसके बाद आता है एसी। एसी टीसी डिवाइडेड बाय यूनिट्स। तो टीसी का अब वैल्यू कहां से लेकर आए? देखो, इसी वाले क्वेश्चन में हम पूरा का पूरा इकट्ठा सॉल्व कर देंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसको बड़े ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पे हमने लिखा टीएफसी 10, 10, 10, 10, 10, सारी जगह 10 हो गया। हमने यहाँ पे याद कर रखा है टीवीसी को, मैंने टीवीसी लिख दिया डैश 10, 18, 24, 28, 32, 38, 46। ठीक है, 10, 18 और यहाँ पे हो गया हमारा 62। ठीक है, तो सॉरी, ठीक है। अब अगर हमें टीसी निकालना है तो हो गया 10, फिर हो जाएगा 20, 28, 34, 38, 42, 48, 56 और 72। ठीक है जी, तो ये हमारे पास में टीसी की वैल्यू आ गई। कैसी आई? टीसी इक्वल्स टू होता है टीवीसी प्लस टीएफसी। अब हमें निकालना है एसी। एसी कैसे निकलेगा? टीसी को डिवाइड कर देंगे हम यूनिट से, तो पहले पे इंफिनिटी, फिर ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 20, 20, 2 डिवाइडेड बाय 28, 14, यहाँ पे 11.3 पता चल रहा है। मतलब ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये 4 को यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 9.5, यहाँ पर आएगा 8.4, फिर 8 छिंग 48, 7 अठे 56 और 8 निम 72। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई है वैल्यू, अदरवाइज ये पूरा क्वेश्चन ठीक है। यहाँ पर हमें ये देखना है कि टीएसी कैसे निकल रहा है। टीसी को अगर हम डिवाइड कर देते हैं यूनिट से तो हमारे को टीसी मिल जाता है। क्लियर? तो और एसी की भी जो शेप है, एसी भी जो हमारा है वो किस आकार का आ रहा है? यू शेप का। कैसे आ रहा है? यू शेप में। एसी कैसे आ रहा है? यू शेप में। एसी यू आकार का होता है।
यू आकार का होता है। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम एक जल्दी से जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, जितना भी अभी तक हमने समझा है, इसका एक जल्दी से रिवीजन ले लेते हैं, क्योंकि अगर हमने रिवीजन नहीं लिया तो हो सकता है हमारे को थोड़ी सी चीजें मुश्किल कर सकती है। टीएफसी और टीएफसी कैसे निकालते हैं, टीसी माइनस टीवीसी, और टीवीसी कैसे निकलता है, टीसी माइनस टीएफसी करके। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हमारे पास में एसी की वैल्यू आती है टीसी डिवाइडेड बाय यूनिट्स, एवीसी कैसे निकलेगा, टीवीसी डिवाइडेड बाय यूनिट्स, एएफसी कैसे निकलेगा, टीएफसी डिवाइडेड बाय यूनिट्स। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। इसका एक तरीका और है निकालने का, एसी इक्वल्स टू एवीसी प्लस एएफसी। ठीक है, और एवीसी कैसे निकलेगा, एसी माइनस एएफसी, और एएफसी कैसे निकलेगा, एसी माइनस एवीसी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से समझ लो, ध्यान से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके सारे न्यूमेरिकल्स बने हुए हैं। क्लियर, इसके बाद है हमारा एमसी। एमसी को थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से। एमसी कैसे निकलता है, एमसी को निकालने के दो तरीके हैं। एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने से उत्पन्न होती है, ये टीसी में बदलाव के आधार पर निकाली जाती है। तो टीसी को अगर हम डिवाइड कर दें या माइनस कर दें, तो वैसे हम एमसी को निकालते हैं टीसी एन माइनस 1, या फिर हम निकालते हैं टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले से हमारे को एमसी निकल कर आता है। देखो कैसे, यहाँ पे यूनिट लिख देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे मैंने अब टीवीसी लिख दिया, तो ये डैश हो गया 10 18 24 28 32 38 46 62। क्लियर, बहुत आसान है। क्लियर, अब यहां से अगर मैं टीसी भी लिख दूं तो इन सब में 10 10 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास में टीसी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 38 42 48 56 और 72। अब देखो एमसी कैसे निकलेगा। एमसी को निकालने का तरीका यह है कि इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है, दोनों में से आंसर वही आएगा। देखो पहले टीवीसी से लेस करके दिखा देता हूं। 10 माइनस 0 10, 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 6, फिर इसको लेस करेंगे 4, इसको लेस करेंगे 4, यहाँ पे लेस किया 6, यहाँ लेस किया 8, यहाँ लेस किया 16। ठीक है, तो अभी हमने एमसी कहां से निकाला, टीवीसी एन माइनस 1 करके। अगर हम यही चीज यहाँ पर इसको भी लागू करें तब भी आंसर सेम आएगा। यहाँ पे ये डैश ही रहेगा, 20 माइनस 10 10, 28 माइनस 20 8, 34 माइनस 28 6, 38 माइनस 34 4, 42 माइनस 38 4, तो बिल्कुल सेम आएगा। चाहे हम टीवीसी एमसी को टीसी से निकालें या टीवीसी से निकालें, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन अगर हम एमसी को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें टीवीसी मिलेगा, ना कि टीसी। ठीक है, क्योंकि एमसी में परिवर्तनशील लागतें आती हैं। ये चीज अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्लियर, आगे बढ़ते हैं टीसी और एमसी के बीच। तो ये क्या होता है कि जैसे ही उत्पादन की मात्रा बढ़ती है तो कुल लागत भी बढ़ती है, लेकिन सीमांत लागत ये बताती है कि कुल लागत में कितनी वृद्धि हुई है। जब एमसी कम होता है तो टीसी धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही एमसी बढ़ता है तो टीसी भी तेजी से बढ़ने लगती है। सीमांत लागत का क्या प्रभाव है, टीसी किसी भी व्यापार या उत्पादन की प्रक्रिया की पूरी लागत होती है, जबकि एमसी क्या होता है, अतिरिक्त लागत, कि मैंने अगर एक रॉ मटेरियल बढ़ाया या एक लेबर बढ़ाई तो मेरे को उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, जबकि टोटल कॉस्ट ये बताता है कि भाई तुमने इतना पैसा खर्च कर दिया। क्लियर, और टीसी और एमसी के ग्राफ एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसको यहां पे बहुत इंपॉर्टेंटली नोट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत आसान चीज है ये।
ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आगे हमारे पास में है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का एक महत्वपूर्ण संबंध, क्योंकि एसी और एमसी जो होते हैं ये दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो एसी कैसे निकलता है, टीसी का डिवाइड करके यू से, और एमसी कैसे निकलता है, टीसीएन माइनस 1 से। तो दोनों ही एक दूसरे के साथ मतलब टीसी के साथ जुड़े हुए हैं। एसी और एमसी के बीच, एसी और एमसी का इंटरेक्शन देखो, यहां पर अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो एसी का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। दोबारा बनाता हूं, एसी का डायग्राम ये जाता है और एमसी इसके नीचे से शुरू होकर और इसको काटते हुए ऊपर की ओर बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब MC AC से कम होती है तो AC में गिरावट आती है, तो ये AC है, क्लियर, और ये MC है। तो स्टार्टिंग में MC जो है वो AC से कम रहता है और फिर ऊपर चढ़ते हुए ये इसके न्यूनतम बिंदु पर काटते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है और लास्ट में MC बढ़ जाता है और AC कम हो जाता है, ठीक है। यदि MC और AC के ग्राफ में अगर MC लेस देन AC है तो AC घटेगी, अगर MC ग्रेटर देन AC है मतलब अगर MC भी नीचे है और AC भी नीचे है तो ये दोनों नीचे की ओर गिरेंगे, और बाद में अगर MC बढ़ रहा है तो भी AC बढ़ रहा है, ठीक है। MC का ग्राफ हमेशा AC के ग्राफ को काटता है और ये तब होता है जब वो न्यूनतम होता है। तो यहां पर आप देख ही पा रहे होगे कि यहां पर ये उसने उसके न्यूनतम पॉइंट पर काट कर ऊपर की ओर बढ़ा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको यही वाला क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद हमारे पास में एक लास्ट क्वेश्चन और रहता है, ये एसी, एवीसी और एमसी ये तीनों यू शेप में क्यों होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इसमें जो है ना, संक्षेप में अगर हम बात करें तो ये दिखाते हैं कि अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्ट कम होती है और प्रोडक्शन के कम होने पर कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है। तो ये एक विपरीत संबंध दर्शाते हैं। तो जैसे ही विपरीत संबंध में आएगा तो एसी, एवीसी और एमसी का जो कर्व है वो यू शेप में हो जाता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आपका 3 से 4 नंबर का जरूर एक क्वेश्चन आने वाला है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आपका ये लागत वाला चैप्टर खत्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम एक और चैप्टर को पढ़ेंगे, वो भी हिंदी मीडियम के अंदर, और उस चैप्टर का नाम रहेगा आगम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान जरूर रखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना। धन्यवाद।